हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एप्लीकेशंस की, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस की। इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जो है किसी भी सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, इन सब के बारे में बात करते हैं। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सभी गैसेस एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल होती है। इसकी बात भी कर चुके थे और फर्स्ट लॉ की बात कर चुके थे कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है। जैसे फर्स्ट लॉ में अगर हम जो है किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट जो है दो पार्ट में यूज करता है। फर्स्ट पार्ट में वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज करता है और सेकेंड पार्ट में वो जो है वर्क डन करने में यूज करता है। तो आज हम वही फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो पहला एप्लीकेशन जो है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक जहाँ से शुरू हुआ है फिर से वहीं पर आके ख़त्म हो जाए, इसे एक साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल में क्या होता है, जहाँ से वो चलना शुरू हुई हो और वहीं पर फिर से आकर जो है वो रुक जाए, वही साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो a process in which a thermodynamic system return to its initial stage after crossing various stages is called cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि मतलब अगर जो है हम जिस स्टेज से चलना शुरू हुए हैं, मतलब जहाँ से हमने वेरी करना शुरू किया था, जो हमारी इनिशियल स्टेज थी, वहीं पर जाके अगर हम फिर से जो है रुक जाते हैं या वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ एनर्जी होगी ही नहीं, कोई एनर्जी में चेंज आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर अगर हम फिर से जाके रुक जाएंगे तो डी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। वैसे ये जो होता है फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल टू, ये फर्स्ट लॉ से लिखा गया है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। जब हम जो है साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो वहाँ पर डी यू जीरो होता है। ये याद रखिए कि फर्स्ट लॉ में डी यू जीरो होता है, और जब डी यू जीरो होगा, डी यू जब जीरो होगा तो जो है इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की, या सेकंड जो है एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं कि सेकंड जो है एप्लीकेशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। तो इसे आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर डी यू जीरो होता है। डी यू जीरो मतलब वॉल्यूम जो होता है वो जीरो होता है। इफ़ इन अ प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम remains constant, then such a process is known as isocoric process। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर देखिए हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम ये जानते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी। और जहाँ पर अगर डी वी जो है हमारा, अगर डी वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन में अगर डी वी की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू होता है। मतलब जितनी टोटल अमाउंट ऑफ हम हीट दे रहे हैं वो दो पार्ट में यूज हो रही है, फर्स्ट उसकी इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड उसके वर्क डन में। लेकिन यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हमें पता है वर्क डन डिपेंड किस पे कर रहा है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, पी और इंटू डी वी। और जहाँ पर डी वी जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो वी कैन रिटेन एज दिस इक्वेशन इस डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, सॉरी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी डब्ल्यू जीरो हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डी वी जीरो होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब बात करते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड एप्लीकेशन की। अभी तक हम लोगों ने दो एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं।
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, साइक्लिक प्रोसेस, और दूसरा क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है, इफ़ इन अ प्रोसेस ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन सच प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि मतलब इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ भी जीरो नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिए। और फिर यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर इसकी डिफिनेशन हम आइसोबैरिक प्रोसेस की डिफिनेशन जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जो है, अगर हम जो किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो उस हीट को दो पार्ट में यूज करेगी। फर्स्ट पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, एंड सेकंड पार्ट उसके द्वारा किए गए या फिर जो है वर्क डन करने में खर्च करेगी। आप इसकी डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हमारे पास ऐसे दो प्रोसेस और बचे हैं, या दो एप्लीकेशंस और बचे हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो है कुछ भी जीरो नहीं होता है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, सेम एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ओके, अब बात करते हैं इसके जो है फोर्थ प्रोसेस के, कि फोर्थ प्रोसेस क्या होता है। अब बात करने वाले हैं आइसो थर्मल प्रोसेस की, जो कि जो है ये फोर्थ एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ का। अभी तक देखो नाम से ही आपको क्लियर होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, वो जीरो होता है। अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो एक चीज़ याद रखो, जब भी टेम्परेचर जीरो होगा तब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा या घटा नहीं रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली गैस में आती कहाँ से है, जो उनके पार्टिकल होते हैं गैस के, वो मूव कर रहे होते हैं, उन्हीं के मूवमेंट से ही इंटरनल एनर्जी आती है। अगर वो कांस्टेंट मूव कर रहे होंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब इंटरनल एनर्जी तो होगी लेकिन चेंज नहीं होगी इंटरनल एनर्जी। कब तक, जब तक जो है उसके हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं नहीं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर हमारा डी यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। इफ़ इन अ प्रोसेस टेम्परेचर ऑन द थर्मोडाइनमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट देन सच प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी सिंपल सी बात है कि जो है हम फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का यूज करेंगे, जो कि बोलता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। और वी नो दैट डी यू इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज सिस्टम की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो जीरो हो रही है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अभी इसी तरह एक केस हम लोगों ने और पढ़ा था जिसमें जो है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, उसका वॉल्यूम जीरो हो रहा था। तो वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन जीरो हो रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर जो है इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ या घट नहीं रहा है, चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट लॉ का यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, बट आइसो थर्मल प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन वन वी कैन रिटेन एज डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है। हम बात करते हैं इसके लास्ट एप्लीकेशन की, किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लास्ट एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अभी तक हमने जो है 4 एप्लीकेशन डिस्कस कर चुका हूँ, अभी ये हमारा 5वां एप्लीकेशन है। इसमें हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है इफ़ इन अ प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन सच अ प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है हीट का, दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू जीरो।
क्योंकि जो है अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसकी जो है जितनी भी हम उसको हीट देंगे उसमें जो है चेंज नहीं होगा, मतलब डी क्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर डी क्यू चेंज नहीं हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। डी क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, हीट क्योंकि बाहर से ना आ पाएगी और ना ही अंदर से बाहर जा पाएगी, इसलिए क्या होगा डी क्यू जीरो हो जाएगा। फिर हम वही यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की इक्वेशन, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और बट डी क्यू इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। देन वी कैन रिटर्न एज डी डब्ल्यू प्लस डी यू, जीरो इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। और डी यू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो हमारा ये लास्ट एडियाबैटिक जो प्रोसेस था, ये लास्ट एप्लीकेशन था फर्स्ट लॉ का, ये ख़त्म हो चुका है। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।